नमस्कार दोस्तों। आज लाइब्रेरियन का जो सीसी चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लगभग कुछ टॉपिक थे सीसी के, वो कंप्लीट कर लिए। जैसे सीसी की विशेषताएं, सीसी के संस्करणों की कितनी विशेषताएं हैं, कितने संस्करण हैं, ठीक है ना। और संस्करणों के बाद हमने कुछ ज्ञान जगत के बारे में भी पढ़ा, सीसी के मुख्य वर्गों के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद 5 मूलभूत श्रेणियों के बारे में भी पढ़ा और अंकन के बारे में भी हमने कुछ आपको बताया, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो ये है कि जिसमें अगला जो टॉपिक है वो है कॉमन आइसोलेट। देखो क्या है, एक कॉमन आइसोलेट है। आइसोलेट थोड़ा ये जो है ये कम चल रहा है, ये है अपना कॉमन आइसोलेट। और इसको, ठीक है, क्या है ये कॉमन आइसोलेट। अच्छा, यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है कि कॉमन आइसोलेट किसको बोलते हैं। देखो कॉमन क्या होता है, जो सभी में ओवेनिस्ट हो वही कॉमन होता है हमेशा। तो कॉमन आइसोलेट किसको कहेंगे कि ऐसे आइसोलेट जो ज्ञान की एक इकाई है। क्या है ये, ज्ञान की एक इकाई है भाई साहब। ऐसे आइसोलेट जो ज्ञान की एक इकाई है तथा जो अपने आप में एक विषय नहीं है। हमेशा याद रखना, ये अपने आप में क्या है, एक विषय नहीं है। इस चीज को हमेशा इम्पोर्टेंट याद रख लेना कि ज्ञान की एक इकाई तो है लेकिन अपने आप में ये एक विषय नहीं है, मतलब एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ज्ञान की इकाई तो होगी, हमको ये तो पता है कि ये ज्ञान है, इससे हमको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, ये विषय नहीं है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा कि सभी मुख्य वर्गों के साथ समान रूप से किया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो सभी मुख्य वर्गों में, जितने भी आपके मुख्य वर्ग होते हैं उनमें क्या होता है, एक समान रूप से इसका उपयोग किया जाता है कॉमन आइसोलेट। अब देखो कॉमन आइसोलेट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया है। क्या है, इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब एक पत्रिका है। उसके बाद डिक्शनरी है। क्या है, एक डिक्शनरी है। और क्या है, पेडिकल है, पेडिकल ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है कॉमन आइसोलेट के। और कमीशन रिपोर्ट है ना। अच्छा, कमीशन रिपोर्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। कमीशन रिपोर्ट की किससे व्यक्त करते हैं इसको, इसका जो यदि प्रतीक चिन्ह पूछे तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है कमीशन रिपोर्ट का, बदल सकता है कोई, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। उसके बाद है इसका कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। क्या है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। तो इस प्रकार से ये कॉमन आइसोलेट की एक परिभाषा थी। ये ज्ञान तो है लेकिन एक विषय नहीं है, हमेशा याद रख लेना, ठीक है। इसका उपयोग सभी मुख्य वर्गों में समान रूप से किया जाता है, ये याद रखना है। इसका जो उपयोग किया गया जाता है वो सभी मुख्य वर्ग में एक समान रूप से किया जाता है, ये तो हमेशा याद आपको रखना ही रखना है, ठीक है। चल अगला देखो, डॉक्टर रंगनाथन ने इस कॉमन आइसोलेट को 2 भागों में विभाजित किया। ये जो कॉमन आइसोलेट है, डॉक्टर रंगनाथन आए भाई साहब। अब जब डॉक्टर रंगनाथन आए तो इन्होंने क्या किया, इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। 2 भागों में विभाजित कैसे किया, देखो भाई साहब, एक तो एसीआई और एक है पीसीआई, ठीक है। इसके 2 भाग है, एसीआई और पीसीआई। एसीआई की यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं भाई साहब, तो एसीआई की फुल फॉर्म है एंटरराइजिंग कॉमन आइसोलेट, है ना, कॉमन आइसोलेट। और इस पीसीआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पोस्टराइजिंग, क्या है,
एक पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट। ठीक है, तो ये हमेशा याद रख लेना। ACI की जो फुल फॉर्म है, अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि ACI की जो फुल फॉर्म है वो एंटोराइजिंग, PCI की फुल फॉर्म है पोस्टराइजिंग। ठीक है, डॉक्टर रघुनाथन ने ये जो कॉमन आइसोलेट के जो प्रकार थे वो कितने थे? 2, एक ACI हो गया और एक PCI हो गया। ठीक है, अब चलो यहाँ से ACI और PCI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वास्तव में ACI क्या है और PCI क्या है। देखो ACI क्या है, ACI को हमेशा विषय के साथ जोड़ा जाता है, या ACI और PCI में थोड़ा अंतर करके बता देता हूं मैं। ACI को हमेशा एक विषय के साथ जोड़ा जाता है, याद रख लेना, विषय के साथ जोड़ा जाता है, जबकि PCI को विषय के साथ नहीं जोड़ा जाता है, विषय के साथ इज नॉट प्लस। ठीक है, इसके साथ नहीं जोड़ा जाता। देखो ACI में किसी भी योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, ACI में हम किसी भी योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं, नॉट, जबकि इसमें योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है ना, योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, ACI हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना। एक तो होता है एप्लीकेबल बिफोर स्पेसिफिसिट, इतना याद रखो, फिलहाल में इतना याद रखो, ये 3 प्रकार के होते हैं ACI। ठीक है, और जो PCI होते हैं भाई साहब वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? PCI हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, इतना याद रखो, बाद में जब इनके बारे में हम डिटेल जानेंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि ACI को हमेशा विषय के साथ जोड़ा जाता है, जबकि PCI को विषय के साथ नहीं जोड़ा जाता है। ACI में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जबकि PCI में किसी भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ACI 3 प्रकार के होते हैं और PCI हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, बस इतना जानना आवश्यक है आपके लिए, कोई ज्यादा नहीं। आगे देखो, इतना और याद रखना, विषय के साथ तो जोड़ा जाता, जैसे ACI को विषय के साथ तो जोड़ा जाता है लेकिन विषय के आगे स्थान लेता है। ये हमेशा क्या होगा भाई साहब, विषय के आगे स्थान लेगा। ये विषय है तो इस विषय के आगे स्थान लेगा ये, और जो PCI है वो हमेशा विषय के पीछे स्थान लेगा। ठीक है, विषय के पीछे स्थान लेगा। तो हमेशा याद रखने वाली बात इसमें ये रहेगी कि जो ACI है वो भी विषय के आगे जोड़ा जाता है और जो PCI है वो विषय के पहले जोड़ा जाता है, ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, इसलिए इसके मूल वर्ग संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? PCI में मूल वर्ग संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें याद रख लेना, कोई मूल वर्ग संख्या है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, याद रख लेना, नॉट इज परिवर्तन। उसके बाद इसके लिए योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है। PCI 2 प्रकार के होते हैं, एनर्जी PCI इसको वर्ग कॉलम द्वारा और पर्सनालिटी PCI को वर्ग के साथ कॉमा द्वारा जोड़ा जाता है। देखो भाई साहब, एनर्जी एक तो, अब देखो चलो बाद में बता देंगे वैसे, लेकिन जान लो जो एनर्जी PCI होता है, एनर्जी PCI ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एनर्जी PCI होता है, एक पर्सनालिटी PCI होता है। ऐसे ही जो अपने ACI हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक एप्लीकेबल बिफोर स्पेसिफिसिट होता है, एप्लीकेबल आफ्टर स्पेसिफिसिट होता है और एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फिक्स्ड होता है। क्लियर? चल अब देखो, कई सारे कॉमन आइसोलेट हैं, कॉमन आइसोलेट के जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको याद रखने हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछता है हमेशा, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछ लेगा लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट चीज होती है कि ACI और PCI में अंतर क्या है। यह पूछ लेगा कि वास्तव में ये पूछ लेगा कि ये विषय के आगे जोड़ता है या विषय के पीछे जोड़ता है, तो ऑप्शन में आप कुछ भी दे सकता है, ACI दे सकता है, PCI दे सकता है, तो वहाँ कंफ्यूज मत होना। हमेशा ACI जो होता है वो विषय के आगे होता है और PCI जो होता है वो विषय के पीछे होता है, बस। इसमें योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि उसमें योजक चिन्ह की आवश्यकता होती है PCI में।
इसमें ये 3 प्रकार का होता है और 2 प्रकार का होता है, ठीक है। और मूल वर्ग की भी आवश्यकता पीछे नहीं होती है, इसमें है कोई परिवर्तन नहीं होता है। पीसीआई में मूल वर्ग संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रख लेना। चलो, कुछ प्रतीक चिन्ह है, वो प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने हैं और उनके आगे कोई भी चीज़ है तो वो याद रखने हैं। कुछ पीसीआई जो है, कुछ प्रमुख आइसोलेट है, मतलब वो एसीआई पीसीआई दोनों प्रकार के होते हैं। तो देखो, कुछ प्रमुख कॉमन आइसोलेट की बात करूं, जैसे ये स्मॉल ए है, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। के का मतलब क्या होता है? एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। उसके बाद क्या? एम एम्पेडिकल है, एम्पेडिकल है, ठीक है। एन क्या है? सीरियल है, एन क्या है? एक सीरियल है, ठीक है। आर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एन सीरियल हो गया। आर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट। ये जो आर है ये इसको बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट है ये, ठीक है। एस क्या है? स्टैटिक्स, एस क्या है? स्टैटिक्स है, ठीक है। और टी क्या है? कॉमन कमीशन रिपोर्ट है, ठीक है। एक कमीशन रिपोर्ट है, हमने कमीशन रिपोर्ट यहाँ, ठीक है, ये रहा कमीशन रिपोर्ट है ना, एक कमीशन रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट ये कुछ होगा, ठीक है यहाँ। तो टी का मतलब क्या होता है? एक कमीशन रिपोर्ट होती है। डब्ल्यू बायोग्राफी होती है, याद रख लेना, बायोग्राफी होती है। और एक्स जो होता है कलेक्टेड वर्क्स होता है, कलेक्टेड वर्क्स होता है। तो इनको भूल मत जाना है ना। और स्मॉल, स्मॉल है ना वर्ड है, एक कैपिटल वर्ड है, कैपिटल वर्ड का अर्थ अलग होता है। और यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ पर स्मॉल ए का मतलब बिब्लियोग्राफी, के का मतलब एनसाइक्लोपीडिया, एन का मतलब प्रेडिकल, एन का मतलब सीरियल होता है, आर का एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट होता है, एस का मतलब स्टैटिक्स होता है, ठीक है। टी का मतलब एक कमीशन रिपोर्ट होती है, डब्ल्यू एक बायोग्राफी होती है, एक्स का मतलब एक वर्ल्ड कलेक्टेड वर्क्स होता है। तो ये हमने आइसोलेट के बारे में पढ़ा थोड़ा, जितना भी आपको हम पर भैया आता है वो आपको बताए, ठीक है। तो और एक पेन कॉपी साथ में लेके और चलना है, ठीक है। और आराम से लिखना भी है और क्वेश्चनों को भी करना है। क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना कि कॉमन आइसोलेट कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। या फिर जैसे एसीआई आइसोलेट कौन कौन से होते हैं, या पीसीआई आइसोलेट कौन कौन से होते हैं, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि वास्तव में आइसोलेट है या नहीं है ना। चलो, तो ये अपने 10 प्रकार के आइसोलेट थे। अगला जो टॉपिक है आपका वो है अनुक्रमणिका इंडेक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब एक टॉपिक आ गया आपका अनुक्रमणिका। क्या है? अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा वही चीज है सारी, कोई अलग से नहीं है। अनुक्रमणिका या इंडेक्स, अनुक्रमणिका इंडेक्स या सूची एक ही होती है, कोई अलग से नहीं होती है। तो इंडेक्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से आपके इंडेक्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, है ना। एक विशिष्ट अनुक्रमणिका पढ़ चुके हैं, सापेक्ष अनुक्रमणिका पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, अब पहले आपको थोड़ा इसमें डिटेल बता देते हैं कि वास्तव में डिटेल है क्या है। देखो, वर्गीकरण पद्धति के जो जितने भी संभाव्य वर्ग को प्राप्त करने के लिए, किसको? वर्ग को प्राप्त करने के लिए अनुक्रमणिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वर्ग को प्राप्त करने के लिए, है ना। वर्ग को प्राप्त करने के लिए इस अनुक्रमणिका की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो वर्ग को प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपकरण उस वर्गीकरण पद्धति की अनुक्रमणिका होती है। तो ये एक मात्र उपकरण होता है। अनुक्रमणिका क्या होता है? एक उपकरण भी होता है, ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनुक्रमणिका क्या है, उपकरण है या और कुछ है, पुस्तक है, क्या है, ऐसी चीज पूछ लेता है। तो अनुक्रमणिका आपको याद रखनी है कि अनुक्रमणिका क्या है? एक उपकरण है, ठीक है। चलो,
अनुक्रमणिका किसी भी उपकरण पद्धति का एक सहायक उपकरण है ना, किसी भी वर्गीकरण पद्धति का एक क्या है, ये एक सहायक उपकरण है। उपकरण तो हमने पहले ही बता दिया, तो एक सहायक उपकरण भी है। ठीक है। अनुक्रमणिका में वर्गीकरण पद्धति की सभी अनुसूचियों में उल्लेखित सभी पदों को वर्णक्रम में व्यवस्थित करके उनके समक्ष ही उनके अंकन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। देखो, वर्गीकरण में जो भी अनुसूचियां होती हैं उनमें जो पद होते हैं, इन पद को एक किस में व्यवस्थित करेंगे, वर्ण क्रम। इनको एक वर्ण क्रम में व्यवस्थित करके उनके अंकन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या प्रस्तुत किए जाते हैं भाई साहब, अंकन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखो, सीसी में एक विशेष प्रकार के इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है जिसको सब्जेक्ट इंडेक्स कहा जाता है। देखो, सीसी में हमेशा एक विशेष प्रकार का इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्या होता है भाई साहब, एक सब्जेक्ट इंडेक्स होता है। क्या होता है, एक सब्जेक्ट इंडेक्स होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि अनुक्रमणिका में एक विशेष इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है सब्जेक्ट इंडेक्स। ठीक है, जिसमें समस्त विषयों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जितने भी विषय होते हैं इन विषयों में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका, एक पर्यायवाची शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इससे वर्गीकार को अपना विषय खोजने में आसानी होती है। जो वर्गीकार होता है, कौन होता है, एक वर्गीकार होता है भाई साहब। इस वर्गीकार को क्या होता है, विषय खोजने में क्या होती है, एक आसानी होती है। ठीक है, याद रख लेना, विषय खोजने में क्या होती है, आसानी होती है, ये याद रखना है। इसमें सिर्फ एलिमेंट्री टर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एक एलिमेंट्री टर्म होती है उसका प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना। एलिमेंट्री एक टर्म होती है, उस टर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तथा विषयों से संबंधित अभिगमों को वर्ग संख्या के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विषय से जितने भी संबंधित जो भी अभिगम है, इस विषय से जितने भी संबंधित जो भी अभिगम है, ठीक है, जितने भी अभिगम हैं, इन अभिगमों को वर्ग संख्या के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इन अभिगमों को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वर्ग संख्या के रूप में। किस रूप में, एक अपनी वर्ग संख्या होती है उसके रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, जबकि डीडीसी यूडीसी में उसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें 4 तरह के इंडेक्स प्रदान किए गए, याद रख लेना। जो डीडीसी है उसमें 4 तरह के इंडेक्स आपको बताए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 4 तरह के कितने हैं, इंडेक्स हैं। 4 तरह के क्या है भाई साहब, इंडेक्स हैं। जिसमें पहला कौन सा होता है, पहला इंडेक्स जो होता है आपका वो होता है जनरल इंडेक्स। कौन सा, एक जनरल इंडेक्स होता है। और दूसरा जो इंडेक्स होता है वो जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है। कौन सा होता है, जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है। और जो तीसरा इंडेक्स इसमें जो होता है वो होता है भाई साहब एक जो बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो जियोग्राफिकल इंडेक्स तक 2 इंडेक्स बॉटनी और जूलॉजी के लिए प्रदान किए गए हैं। और जो 2 इंडेक्स होते हैं, याद रख लेना, जो भी 2 इंडेक्स होते हैं वो बॉटनी और जूलॉजी के लिए प्रदान किए गए हैं। बॉटनी और जूलॉजी के लिए प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इतना हमने यहाँ तक पढ़ा कि अनुक्रमणिका जो होती है वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए होती है। यह अनुक्रमणिका क्या होती है, एक उपकरण होता है, एक सहायक उपकरण भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें जो भी पद होते हैं वो वर्ण क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार के इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है सब्जेक्ट इंडेक्स। ठीक है, इसमें जो वर्गीकार होता है इससे विषय सब्जेक्ट में पर्यायवाची का प्रयोग करता है और इसमें आसानी से
एलिमेंट्री टर्म का प्रयोग किया जाता है। इंडेक्स जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एक जनरल होता है, एक जियोग्राफिकल होता है, 2 इंडेक्स जो होते हैं आपके बॉटनी और जूलॉजी के होते हैं। यहाँ तक हमने टॉपिक किया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आसानी से। आगे देखो भाई साहब कि किसी वर्गीकरण पद्धति की अनुसूचियों में कोई भी वर्गीकरण की पद्धति है उसमें अनुसूची में उल्लेखित समस्त जो पद होते हैं वो वर्गक्रम सूची को अनुक्रमणिका कहते हैं, है? याद रख लेना, कोई भी वर्गीकरण पद्धति है उनमें अनुसूचियों में, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, जो पद होते हैं ना पद, इन पदों को हमने यदि वर्णक्रम में व्यवस्थित किया है, इसमें एक वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो यही आपकी क्या होती है, एक अनुक्रमणिका होती है। ठीक है, अनुक्रमणिका की सहायता से उपयोगकर्ता को विषय में खोजने की सुविधा होती है, ये हम पहले बता चुके हैं, ये आसानी होती है। ठीक है, वर्गीकरण को इस प्रकार अनुक्रमणिका किसी भी वर्गीकरण पद्धति का सहायक यंत्र होता है या उपकरण होता है। अनुक्रमणिका ये पहले बता चुके हैं, किंतु ये वर्गीकरण का मुख्य साधन कदापि नहीं हो सकती है। ठीक है, याद रखना, लेकिन कभी भी ये वर्गीकरण का क्या होता है, एक साधन नहीं हो सकती है, खाली उपकरण है। ठीक है, याद रखना, किंतु ये वर्गीकरण का मुख्य साधन कदापि नहीं हो सकती है। अनुक्रमणिका के अभाव में वर्गीकरण पद्धति न तो पूर्ण मानी जा सकती है, याद रख लेना कि अनुक्रमणिका के अभाव में वर्गीकरण पद्धति कभी न तो पूर्ण मानी जा सकती है और न ही उतनी लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है, याद रखना। अनुक्रमणिका के अभाव में, याद रखना, जब तक अनुक्रमणिका नहीं है तब तक ना तो वर्गीकरण पद्धति पूर्ण मानी जा सकती है और ना ही उतनी लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है, ये याद रख लेना। ठीक है, हमेशा याद कर लेना कि अनुक्रमणिका नहीं होगी तो वर्गीकरण करना असंभव है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अगले देखो आगे क्या है। देखो, अनुक्रमणिका हमने 2 प्रकार की पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है, एक विशिष्ट अनुक्रमणिका होती है और एक सापेक्ष अनुक्रमणिका होती है। ठीक है, जो सापेक्ष अनुक्रमणिका होती है डीडीसी में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉलम क्लासिफिकेशन की अनुक्रमणिका जो होती है वो विशिष्ट अनुक्रमणिका की श्रेणी में आती है। ठीक है, अच्छा, सीसी में कौन से कितने प्रकार की अनुक्रमणिका होती है भाई साहब? 2 होती है। ठीक है, एक विशिष्ट होती थी और एक भाई साहब सापेक्ष है। कौन सी है? एक सापेक्ष है। तो विशिष्ट जो अनुक्रमणिका है इसका प्रयोग हम सीसी में करते हैं, जबकि सापेक्ष अनुक्रमणिका का प्रयोग हम केवल डीडीसी में करते हैं। किसमें? डीडीसी में करते हैं। ठीक, ध्यान रखना। चलो इतना याद रखना है पहले। इस प्रकार के अनुक्रमणिका की अनुसूचियों में उल्लेखित प्रत्येक प्रकरण अथवा विषय के लिए केवल एक प्रविष्टि दी जाती है। याद रख लेना, इस प्रकार की जो अनुक्रमणिका होती है उनमें जितने भी अनुसूचियों में उल्लेखित प्रत्येक प्रकरण होता है, विषय के लिए केवल एक प्रविष्टि दी जाती है। जो विषय होती है ना विषय, इसके लिए सिर्फ एक प्रविष्टि दी जाती है। क्या दी जाती है भाई साहब? एक प्रविष्टि दी जाती है, ये याद रख लेना। चलो आगे देखो, तथा इसके साथ ही इसके पर्यायवाची पद भी दिए जाते हैं। पर्यायवाची जो पद होते हैं वो दिए जाते हैं, परंतु इसमें विषयों के संबंध का उल्लेख नहीं होता है। याद रख लेना, ये जो विशिष्ट सूची होती है इसमें विषयों का उल्लेख नहीं होगा। इस प्रकार की अनुक्रमणिका में विषयों की विभिन्न शाखाएं तथा विभिन्न विषय वस्तुओं को महत्व नहीं दिया जाता। याद रख लेना, इस प्रकार की जो अनुक्रमणिका होती है उसमें किसी भी विषय की जितनी भी शाखाएं होती हैं या कोई भी विषय वस्तु होती है उनका कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है और न ही उनका उल्लेख होता है। ठीक है, इसमें वर्णक्रम विधि का उपयोग किया जाता है, इसलिए याद रख लेना इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? इस विशिष्ट अनुसूची में वर्णक्रम विधि का, वर्णक्रम का इसमें विधि का उपयोग किया जाता है, इसलिए संबंधित विषय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जितने भी विषय होते हैं वो एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं? पृथक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये अनुक्रमणिका के बारे में पढ़ा भाई साहब। कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है,
इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, वैसे तो सारा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना याद रख लेना कि सीसी में किस प्रकार की अनुक्रमणिका का इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है या अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपको याद रखना है विशिष्ट सूची का, ठीक है। और तो आपको सारा चीज़ें याद करनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है। एक तो ये विषय इंडेक्स बनता है, ठीक है, ये बनता है, और एक जो ये यहाँ क्या है, सीसी में किस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार की विशिष्ट सूची का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अगला जो टॉपिक है इसमें वो है भाई साहब सहायक क्रम में व्यवस्थापन, है ना। क्या है, एक सहायक क्रम में व्यवस्थापन। अब देखो भाई साहब, अगला जो टॉपिक है वो है सहायक क्रम में व्यवस्थापन। क्या है, एक सहायक क्रम में व्यवस्थापन, सहायक क्रम में व्यवस्थापन, ठीक है, जिसको बोला जाता है हेल्पफुल सीक्वेंस, हेल्पफुल सीक्वेंस, ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो भाई साहब, सहायक क्रम, एक क्रम में व्यवस्था करना, जितने भी वर्ड होते हैं उनको एक सहायक क्रम में व्यवस्थापन करना, ठीक है। देखो, कॉलम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत विषयों को सहायक क्रम प्रदान करते हुए सजाया गया है, ठीक है। जो कॉलम क्लासिफिकेशन है आपका, इसके अंतर्गत विषयों को एक सहायक क्रम प्रदान करते हुए सजाया गया है। सारे प्रकृति विज्ञान को एक साथ रखा गया है। याद रख लेना, इस सहायक क्रम में जितने भी सारा एक प्रकृति विज्ञान है, ठीक है, इस प्रकृति विज्ञान को एक साथ रखा गया है। प्रकृति विज्ञान को क्या होता है भाई साहब, इसको एक साथ क्या होता है, इसको रखा गया है, ये याद रख लेना है, ठीक है। इसमें सारे एप्लाइड साइंस को पूरे साइंस के बाद वहाँ रखा गया है जिन पर वे आधारित है। जो एप्लाइड साइंस है, ठीक है, इस एप्लाइड साइंस को पूरे साइंस के बाद रखा गया है। कोई भी एप्लाइड साइंस है, चलो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। उसी तरह से ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस को एक साथ सहायक क्रम में रखा, क्रम दिया गया है, एवं सहायक क्रमों के तर्क संगत आधार प्रदान किया गया है। देखो भाई साहब, इसमें क्या किया गया है, जितने भी अपने एप्लाइड जैसे साइंस है ना, क्या है, एक एप्लाइड साइंस है, इस साइंस को एक पूरे साइंस में, पूरे साइंस, ठीक है, इस पूरे साइंस के बाद रखा गया है जिन पर ये आधारित है। ऐसे ही अपनी जो मतलब एक प्रकार की सब्जेक्ट जो होती है उनको रखा गया है एक क्रम के रूप में, ठीक है, एक सहायक क्रम के रूप में रखा गया। जैसे कि मैं मान के चलूँ, जैसे साइंस की सब्जेक्ट है, ठीक है, किसकी, एक साइंस की सब्जेक्ट है, इनको एक सहायक क्रम में रखा गया है। जैसे अपने एक सोशल साइंस की सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट सोशल से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको एक सहायक क्रम में रखा गया है। तो इस प्रकार से ये सहायक क्रम ही एक व्यवस्थापन है और वर्गीकरण करने का। भाई साइंस की जितने भी अपनी जो बुक होंगी उनको एक क्रम के रूप में भी तो रखेंगे, ठीक है, ऐसे सोशल साइंस की जितनी भी बुक होंगी उनको भी एक तरह एक क्रम के रूप में रखेंगे। तो सहायक क्रमों के तर्क रखा गया है। देखो, डीडीसी में हिस्ट्री को 900 मुख्य वर्ग में रखा गया है ना, राजनीति विज्ञान को 300 मुख्य वर्ग में रखा गया है। तो इस प्रकार के व्यवस्थापन में, इस प्रकार के व्यवस्थापन, अच्छा डीडीसी की यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी, है ना, तो डीडीसी में क्या है भाई साहब, याद रख लेना, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री को कहाँ रखा गया है, जितनी भी अपनी हिस्ट्री बोले तो एक क्या है, इतिहास है ना, इस पूरे इतिहास को डीडीसी में कहाँ पर रखा गया है बताओ, कौन से मुख्य वर्ग में रखा गया है, तो 900 में तो रखा गया है, ठीक है। 900 के बाद जितने भी हैं वो सारे हिस्ट्री की तो सब्जेक्ट आएंगी, तो उनको एक सहायक क्रम में रखा गया है डीडीसी में। उसी प्रकार सीसी में भी
ऐसे ही सारी सब्जेक्टों को रखा गया है। ठीक है, 900 से लेके और लगभग 900 से लेके 999 तक क्या है, सारी हिस्ट्री की बुकें हैं आपकी। ठीक है, डीडीसी में। उसी प्रकार जैसे राजनीतिक विज्ञान है, उसको 3 से मुख्य विज्ञान में जैसे सोशल साइंस है ना? इस सोशल साइंस को किस में रखा गया है, डीडीसी में 3 से मुख्य वर्ग में रखा गया। ये क्या है, मुख्य वर्ग है भाई साहब, याद रख लेना, ये मुख्य वर्ग है, इस मुख्य वर्ग में रखा गया है। तो 3 से के बाद 3 से और 4 से के बीच में जितनी भी आपकी सोशल साइंस की सब्जेक्ट होंगे उन सारे सब्जेक्टों को रखा गया है। तो यही समझा रहा है, एक क्रम के रूप में कोई भी सब्जेक्ट है आपकी, कोई भी विषय है, उसको एक सही क्रम में व्यवस्थापन करना, बस और कुछ नहीं है इसका मतलब। ठीक है ना, चलो ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद लास्ट जो है आपका टॉपिक वो है भविष्य के लिए प्रावधान। क्या है भाई साहब, एक भविष्य के लिए प्रावधान, भविष्य के लिए प्रावधान। ठीक है, क्या है, एक भविष्य के लिए प्रावधान है। इसको एक हेल्पफुल सीक्वेंस बोलते हैं, इसको भी साइक्रम को भी हेल्पफुल सीक्वेंस बोलते थे, और भविष्य को लिए प्रावधान को भी, इसको भी हेल्पफुल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। देखो भविष्य के लिए प्रावधान कैसे किया गया है विषय के लिए। ठीक है, कोई विषय है, इस विषय के लिए भविष्य के लिए क्या किया गया है। देखो ज्ञान जगत में समय समय पर नए विषय जुड़ते जाते हैं, पता है आपको खूब। ठीक है, कोई भी आपका ज्ञान जगत है, ये सारा जो संसार है ज्ञान का, इसमें समय समय पर नए विषय हमेशा जुड़ते ही जाते हैं, है ना, पता नहीं चलता, और जुड़ेंगे वही सब, आगे दुनिया बढ़ेगी तो। और इसको संबंधित विषय के साथ स्थान देना। ठीक है, कोई भी विषय है उसके साथ यदि स्थान देना वर्गीकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है ना, याद रख लेना, इसको जो संबंधित विषय के साथ स्थान देना वर्गीकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, प्राय सभी मुख्य वर्गीकरण पद्धतियों में, प्राय सभी मुख्य वर्गीकरण पद्धतियों में भविष्य के लिए प्रावधान किए गए हैं, परंतु इसकी सीमाएं भी है भाई साहब। भाई जितनी भी पद्धतियां हैं वर्गीकरण की, उनकी भविष्य के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है, याद रख लेना, उनकी क्या है, एक सीमा है, सीमा है। ठीक है, एक सीमा है। वहीं सीसी में भविष्य के लिए प्रावधान किए गए हैं और ये अत्यधिक प्रभावी हैं। ऐसे ही सीसी में इन विषयों के लिए भविष्य में प्रावधान किए गए हैं। सीसी की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो इसमें भविष्य के लिए नए विषयों को स्थान देने का प्रावधान है। याद रख लेना, सीसी की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है ना, सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है, कि क्या है सबसे बड़ी विशेषता, कि भविष्य के लिए नए विषयों को स्थान देना। ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है सीसी की। सीसी में एक्स्ट्रा पोल्यूशन और इंटर पोल्यूशन, याद रखना, इस भविष्य में क्या होता है, या सीसी में जो आपका एक्स्ट्रा पोल्यूशन होता है ना, एक्स्ट्रा पोल्यूशन होता है और इंटर पोल्यूशन होता है। क्या होता है, एक इंटर पोल्यूशन होता है, तथा एरे और चेन के प्रावधानों से, क्या है भाई साहब, एक एरे और चेन। ठीक है, ये दो विधियां हैं। इन प्रावधानों से भविष्य में आने वाले विषयों को, भविष्य में जितने भी विषय आएंगे आपके, ठीक है, इन विषयों को क्या किया गया है भाई साहब, इसको समाहित कर लेने का पूरा रास्ता प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सारी जितनी भी विशेषता हैं सीसी की वो कंप्लीट करी। भाई सीसी के संस्करणों की भी विशेषता हमने कंप्लीट करी, और सीसी की अलग से ये जो विशेषता हैं, ये जितने भी हैं वो आपको कंप्लीट करा दी गई। ठीक है, याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। साई क्रम, सबसे पहले तो जितने भी विषय हैं उनको एक साई क्रम प्रदान किया गया है सीसी में, और जितने भी विषय हैं उनको भविष्य के लिए एक अलग से एक विषय में जोड़ा गया है। ठीक है, उन जोड़ने का प्रावधान है, अलग से
विषयों में जोड़ने का एक प्रावधान है। तो इस प्रकार से हमने ये जितने भी आपके ये विशेषताएं थी, ठीक है, या एक संरचना थी, मान के चलो ये सीसी की संरचना विशेषता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट करी। और आगे जो टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण, वो है एक है गृथांक का उपसूत्र। क्या है? गृथांक का उपसूत्र। देखो, गृथांक का मतलब क्या होता है भाई साहब? एक बुक होती है, किताब होती है। गृथांक का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि ये ग्रंथ बहुत बड़ा है, तो ग्रंथ का मतलब वो पुस्तक ही होती है, वो किताब ही होती है, ठीक है। चल, अब उपसूत्र की हम यहाँ बात कर लेते हैं भाई साहब। जिसकी उपसूत्र, जो बुक नंबर का जो उपसूत्र है वो क्या है? जैसे हम बहुत सारे फार्मूला होते हैं, उनके भी अलग से एक फार्मूला दिया हुआ होता है, मतलब इनके अलग अलग एक उपसूत्र दिए हुए होते हैं गृथांक के, तो उनको देखते हैं, ठीक है। देखो, डॉक्टर रंगनाथन ने गृथांक निर्मित करने के लिए, डॉक्टर रंगनाथन जो थे भाई साहब, डॉक्टर रंगनाथन ने तो ये गृथांक का उपसूत्र दिया। किसने? डॉक्टर रंगनाथन जो थे। रंगनाथन तो सीसी में सबसे महत्वपूर्ण है भाई साहब ना। तो इस डॉक्टर रंगनाथन ने क्या किया? डॉक्टर रंगनाथन ने क्या किया? गृथांक का उपसूत्र दिया। आप तो इतना याद रख लेना, जो गृथांक का उपसूत्र, गृथांक का क्या दिया? उपसूत्र दिया भाई साहब। रंगनाथन ने क्या दिया? एक गृथांक का उपसूत्र दिया। और इस उपसूत्र के अनुसार क्या हुआ भाई साहब कि जो पुस्तक वर्गीकरण है आपका, उसमें गृथांक की व्यवस्था जानी चाहिए, है ना। पुस्तक वर्गीकरण पद्धति में गृथांक की व्यवस्था की जानी चाहिए, पुस्तक की व्यवस्था की जानी चाहिए भाई। जब पुस्तक वर्गीकरण करेंगे तो उसमें पुस्तक तो वो बनेगी, ताकि एक विषय से संबंधित कई पुस्तकों को एक व्यक्तिगत प्रदान किया जा सके, ठीक है। ताकि एक विषय से संबंधित एक विषय बन सके और उस विषय को एक व्यक्तिगत प्रदान किया जा सके, ठीक है। एवं उन्हें अपने ही समान वर्गों में यंत्र तत्व व्यवस्थित किया जा सके, ठीक है। तो ये गृथांक का उपसूत्र कह रहा है कि इसके अनुसार क्या होता है, जो भी अपनी पुस्तक वर्गीकरण पद्धति होती है, उसमें जो भी पुस्तक होती है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। उसको जोड़ना चाहिए उस विषय को, और एक विषय से संबंधित कई पुस्तकों को एक व्यक्तिगत प्रदान किया जा सके एवं उन्हें अपने ही समान वर्गों में यंत्र तत्व व्यवस्थित किया जा सके, ठीक है। तो ये गृथांक का एक उपसूत्र था। अब देखो, यहाँ से गृथांक निर्मित करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। मैं यहाँ से गृथांक निर्मित करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं वो पढ़ेंगे आगे। अब देखो भाई साहब, गृथांक निर्मित करने के लिए जितनी भी विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, आप तो याद रखना है। गृथांक निर्मित करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी विधियां हैं, देखो ज्यादा कुछ तो आप देखो मत, डायरेक्ट देख सकते हैं। गृथांक निर्मित करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। पहली इसमें जो विधि है भाई साहब, वो है लेखक के कुल नाम के आधार पर। कौन सी विधि है? लेखक के कुल नाम के आधार पर। नाम के आधार पर कैसे? देखो, ये विधि क्या कहती है? देखो, लेखक के कुल नाम के आधार पर ये विधि ये कहती है भाई साहब कि इस विधि को किसने प्रतिपादित किया। पहली चीज तो यह याद रखना है, इस विधि को कटर ने प्रतिपादित किया। किसने? कटर ने इसको प्रतिपादित किया, ये याद रखना है, ठीक है। लेखक का जो कुल नाम के आधार पर इसको किसने प्रतिपादित किया? तो कटर ने इसको प्रतिपादित किया, ये आपको याद रखना है। अब देखो, इस विधि के अनुसार लेखक का जो नाम होता है, कुल नाम होता है या सरनेम होता है, उसके प्रथम 3 अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। 3 अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये विधि क्या कह रही है कि लेखक का जो कुल नाम होता है,
है ना। लेखक का जो कुल नाम होता है, कुल नाम की बोल सकते हैं, तो एक सरनेम होता है, जैसे अपना एक सरनेम होता है ना, सरनेम होता है। तो इसके शुरू के जो 3 अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लेखक के 3 अक्षरों का हमेशा इसमें प्रयोग किया जाता है पुस्तक में। तो एस.आर. रंगनाथन के पुस्तक के लिए उसके उपनाम अर्थात रंगनाथन के प्रथम 3 अक्षर का प्रयोग किया जाता है पुस्तक के लिए। किसके लिए? पुस्तक के लिए, है ना। तो पुस्तक में जब भी लेखक का नाम आएगा तो उसका जो सरनेम होगा उसके हमेशा 3 जो अक्षर होते हैं, जैसे ये है भाई साहब रंगनाथन, है ना, रंगनाथन। तो हमेशा इसके जो सरनेम के जो प्रथम 3 अक्षर होते हैं, इनका जो प्रयोग किया जाएगा वो पुस्तक में किया जाएगा, याद रखिए। किसमें किया जाएगा? एक पुस्तक में किया जाएगा। ओके, 3। चलो, ये हो गया। अगले जो इसमें विधि थी वो बता देता हूँ, समझ में आ गई होगी। लेखक का कुल नाम के आधार पर जो ये विधि थी, ये कटर ने प्रतिपादित की, और इसके जो प्रथम 3 अक्षर होते हैं सरनेम के, उनका पुस्तक में प्रयोग किया जाता है। बस, ओके। चलो, अगली विधि है लेखक के नाम का क्रमिक संख्या के आधार पर, है ना। लेखक के नाम का क्रमिक संख्या के आधार पर, है ना। देख लीजिए कौन कौन सी विधियां हैं। तीसरी जो विधि है इसकी, वो है पुस्तक के प्रकाशन वर्ष के आधार पर, है ना। जो आपकी पुस्तक होती है उसके प्रकाशन जो वर्ष होता है उसके आधार पर ये विधि है। चौथी इसकी जो विधि है वो क्या है भाई साहब? द्विबिंदी गृथांक पद्धति। कौन सी है? द्विबिंदी गृथांक पद्धति। तो इस प्रकार से ये लगभग 4 पद्धतियां हैं, जिनमें मैंने आपको पहले लेखक के कुल नाम के आधार पर ये पद्धति कंप्लीट करा दी है, और अब जो कंप्लीट कराने जा रहे हैं वो विधि है आपकी द्विबिंदु गृथांक पद्धति। ठीक है, कौन सी है? द्विबिंदु गृथांक पद्धति। इसमें क्या है देखो भाई साहब, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं बुक नंबर एनसीसी, है ना, बुक नंबर एनसीसी। इंग्लिश वर्ड पर भी थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना। चलो, तो द्विबिंदी गृथांक पद्धति में डॉक्टर रंगनाथन ने क्या किया भाई साहब वर्गीकरण के लिए? तो इस द्विबिंदी वर्गीकरण पद्धति में गृथांक बनाने के लिए, मतलब एक पुस्तक बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो द्विबिंदी वर्गीकरण पद्धति में क्या करते हैं कि एक पुस्तक के लिए या गृथांक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इसमें क्या होता है भाई साहब कि इसमें प्रलेख के विषय को छोड़कर, याद रखना, एक प्रलेख होगा। प्रलेख का मतलब क्या होता है भाई साहब? प्रे प्लस लेख, है ना। जो लेख लिखना है हमको, वही क्या होता है? प्रलेख। ठीक है, जो भी हम उसमें कुछ लिखते हैं वही प्रलेख होता है। तो प्रलेख के विषय को छोड़ करके उसकी अन्य विशेषताओं, उनकी जो भी अन्य विशेषताएं होती हैं अथवा गुण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रलेख को छोड़ करके ही सारी विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है, ये याद रख लेना है। कुछ विशेषता हैं उनका प्रयोग करेंगे। सिर्फ द्विबिंदी गृथांक पद्धति में हमेशा एक चीज याद रखनी है आपको कि गृथांक बनाने के लिए प्रलेख के विषय को हम छोड़ देंगे। जो भी प्रलेख का विषय होगा, इस प्रलेख के विषय को हम आसानी से छोड़ सकते हैं, और जब भी इस प्रलेख के विषय को हम छोड़ेंगे तब जितनी भी सारी विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 8 विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है इसमें। द्विबिंदी गृथांक पद्धति में 8 तत्वों का इसमें प्रयोग किया जाता है, वो आपको याद रखना है। तो 8 तत्व मान ले या इनको गुण मान ले, है ना। द्विबिंदी गृथांक पद्धति के ये गुण हैं 8 तत्व। इनका प्रयोग करके हम गृथांक का एक निर्माण करते हैं। किसका? एक गृथांक का निर्माण किया जाता है। देखो, ये जो 8 गुण हैं वो कौन कौन से हैं? इनको याद करने का तरीका कुछ नहीं है, सीधा सा है। देखो कैसे याद रखेंगे इसको, कैसे याद रख सकते हैं इनको? देखो, आपके अनुसार कुछ भी ट्रिक बना लेना। मेरे अनुसार तो सिर्फ यही ट्रिक रहेगी भाई साहब कि LFYA, ठीक है, VSC CR,
क्या है, BSc-Cr। ये है अपनी ट्रिक। तो LFYA, ठीक है, YAVSCR, LFYA कि साहब एक LFYA था जो कि BSc कर रहा था। क्या कर रहा था, एक BSc कर रहा था। तो उस अनुसार ये 8 तत्व थे। मेरे अनुसार तो यही भैया इसकी एक परिभाषा है, या मैं तो इसी तरह से इसको याद करता हूँ, ठीक है। और आपको भी यही बताऊंगा कि किसी भी प्रकार से या किसी भी ट्रिक से आप इसको मत करना, जो सीधा सीधा है वही याद करना, क्योंकि पेपर में वहीं से वो क्वेश्चन आता है, वही चीज़ आती है। यदि हम किसी और ट्रिक से इसको याद करेंगे तो पेपर में वहाँ याद ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको याद करना है, ठीक है, कि मैं फेल हो गया था, ठीक है, क्या हो गया, लेकिन फिर यहाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ क्रम भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्रम भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि क्रम से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एक क्रम से हमेशा अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो गृह्णांक पद्धति के जो भी ये जो 8 तत्व हैं या 8 गुण हैं, यहाँ से इसका जो क्रम है वो क्रम से आपको याद रखना है, ठीक है। चल, तो कैसे याद रखोगे, LFYA VSc-Cr। अच्छा, एक चीज याद रख लेना, इनके बीच में जो भी चिन्ह है वो चिन्ह लगा देना। इसके अंतर्गत जो चिन्ह है वो किसका है, वो भाई साहब डॉट का है एक तो, और एक क्या है, ये क्या है भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं बताओ, हमने पढ़ा है इस चिन्ह के बारे में, हाइपन। क्या बोला जाता है इसको, एक हाइपन बोला जाता है। अब ये भी बताओ कि इस चिन्ह का मतलब क्या होता है भाई साहब, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है भाई साहब, और ये बताओ कि रुक जाओ थोड़ा, BSc-Cr देखो ये क्या है, ये तो डॉट लग गया है, इसको तो आराम से आप बता दोगे। LFYA VSc अलग है ना, क्या अलग, BSc-Cr, ठीक है। तो ये क्या है, ये डॉट है, और ये क्या है भाई साहब, ये क्या है भाई साहब, और ये क्या है, ठीक है। आप इनमें कोष्टक लगा देना बस, भले ही, ठीक है, कोष्टक लगा देना, सभी में कोष्टक है ना। लेकिन इन चिन्हों का हमेशा याद रखना, जो ये चिन्ह लग रहे हैं ना, ये चिन्ह कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है। देखो, चिन्ह से पहले क्या है, चिन्ह से पहले या चिन्ह के बाद, है ना, याद रखना। तो चिन्ह से पहले मैं बोल दूंगा कि यहाँ से सेमी कॉलन से पहले क्या है ना, ये कॉलन से पहले क्या है या सेमी कॉलन से पहले क्या है, क्या इस हाइपन से पहले क्या है, या इस डॉट से पहले क्या है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, कि इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वास्तव में L का मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है, Y का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन है वो क्रम से भी पूछ लिया जाता है कि इस A के बाद क्या आएगा, है ना, इस A के बाद क्या आएगा, तो याद रखना B आएगा। अच्छा, अब इनके एक एक के बारे में हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज है ना। तो द्विबिंदु गृह्णांक पद्धति का जो 8 तत्व हैं, ठीक है, खोल के CC के जो 8 तत्व हैं, उन 8 तत्वों को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ढंग से लिख लो, LFYA VSc-Cr, ठीक है, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। और A के बाद हमेशा डॉट आएगा, B के बाद साइफन आएगा, और S के बाद सेमी कॉलन आएगा भाई साहब, और C के बाद
ये कॉलन है। फिर इसमें हम क्या लगा देंगे, कोष्टक लगा देंगे छोटा, ठीक है। ये इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये सूत्र सही है या गलत है ना, ये पूछ लिया जाता है। ये जो सूत्र है इसका घृतांक द्विबिंदु घृतांक पद्धति का, ये सही है या गलत है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी ऑप्शन में, तो ये याद रखना। अब देखो एल का मतलब जो होता है भाई साहब, वो क्या होता है, एक लैंग्वेज नंबर होता है। एक क्या होता है, एक लैंग्वेज नंबर होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक भाषा संख्या, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऐप की। ऐप का जो नंबर होता है वो होता है फॉर्म नंबर होता है एक, ठीक है। क्या होता है वैसा, फॉर्म नंबर होता है जिसका अर्थ होता है रूप अंक, ठीक है। उसके बाद अगला पढ़ेंगे भाई साहब वाई। वाई जो होता है ये ईयर, क्या होता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है। पब्लिकेशन का मतलब एक प्रकाशन वर्ष है ना, एक प्रकाशन वर्ष होता है इसका मतलब। उसके बाद भाई साहब ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब जो होता है एसएससीएन नंबर होता है, एसएससीएन नंबर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, परिग्रहण, क्या होता है, परिग्रहण क्रम होता है। इनके बारे में कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यही है। बी का मतलब क्या होता है भाई साहब, इस बी का मतलब होता है भाई साहब वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम इसको बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं एक खंड अंक, क्या बोला जाता है, खंड अंक बोला जाता है। उसके बाद ये एस होता है भाई साहब, इस एस का मतलब एक सप्लीमेंट नंबर होता है। क्या होता है भाई साहब, एक सप्लीमेंट नंबर होता है, और इस सप्लीमेंट नंबर का मतलब होता है एक पूरक संख्या। क्या होती है, एक पूरक संख्या होती है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब ये एस के बाद आपका सी होता है। सी का मतलब होता है एक कॉपी नंबर, क्या होता है, एक कॉपी नंबर होता है। इसको हम क्या बोला जाता है, एक तृतीय संख्या बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एक तृतीय संख्या इसको बोला जाता है। तो उसके बाद सी के बाद लास्ट सी आर। सी आर का मतलब होता है क्रिटिसिम नंबर। क्या होता है भाई साहब, क्रिटिसिम एक नंबर होता है, और इसको हम समीक्षा अंक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, एक समीक्षा अंक बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमने भाई साहब ये घृतांक द्विबिंदु घृतांक पद्धति के जितने भी ये 8 तत्व थे आपको पूरा डिटेल बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन किस किस प्रकार से आ सकता है वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया गया है, ठीक है। चल देखो अगला जो टॉपिक है आपका वो ये है कि सीसी की कुछ मुख्य बातें हैं। तो सीसी की हमने जितनी भी मुख्य बातें पढ़ी थी वो पढ़ ली गई है ना, पढ़ चुके हैं ना सीसी के बारे में, मुख्य बातें के बारे में सीसी के बारे में पढ़ चुके हैं ना। कैसे देखे कि द्विबिंदु जो वर्गीकरण पद्धति है ये एक प्रमुख पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। इसका जो उपयोग है भारत तथा विश्व के कई पुस्तकालय द्वारा किया जा रहा है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता कौन है भाई साहब, सीसी के प्रणेता कौन है बताओ, इस सीसी के प्रणेता कौन है, डॉक्टर रंगनाथन। कौन है भाई साहब, डॉक्टर रंगनाथन, ठीक है। प्रणेता कौन है इसके, डॉक्टर रंगनाथन, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में किसके रूप में जाने जाते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में, पुस्तकालय विज्ञान के एक जनक के रूप में जाने जाते हैं, जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। देखो सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो सीसी के 7 संस्करणों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको आप देख लो थोड़ा, ठीक है। सारी वही चीजें जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, वही सारी चीजें हैं। पहले संस्करण में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में क्या था, वो सारा कुछ वही है इसमें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अगला हम इसमें पढ़ते हैं सीसी में विषय निर्माण के चरण। सीसी में विषय निर्माण के चरण पढ़ते हैं, क्योंकि सीसी के मुख्य बातें हम पहले आपको बता चुके हैं। पहली वाली जो वीडियो है आप देख लेना और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। और आपका पेपर भी लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, आपका पेपर बना दिया जाएगा। इन चैप्टरों के बाद आपका एक पेपर होगा, ठीक है, वो पेपर आपका लाइव चलेगा। ये तो सारे मैं ऑफलाइन क्लास आपको करा रहा हूँ, लेकिन जो वो पेपर चलेगा वो लाइव चलेगा, ठीक है ना। और वो 1 घंटे का पेपर होगा, आपको वो क्वेश्चन आपको बताने हैं, ठीक है। आप ऐसा कर लेना कि जैसे ही मैं वो पेपर आपको भेजूं तो ईमानदारी से आपको सिर्फ उनके सारे के आंसर बताने में आपका नाम लिख देना और उसके नीचे सारे क्वेश्चनों के आंसर लिख देना बस, ठीक है। कमेंट में आपका नाम लिख देना और उनके नीचे जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे ए पहले क्वेश्चन का ए है, दूसरे का बी है, ऐसे एक टेबल बना देना और मैं देख लूँगा कि किस किस के कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। और ईमानदारी से करना है, पेपर को देखकर मत करना, पेपर को हमेशा याद रखना, उसको देखकर मत करना, क्योंकि मैंने यहाँ जितना पढ़ाया है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैंने जितना पढ़ाया है ये देखो तो सही कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों में से वही क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चल, तो आज की जो क्लास है मैं यही कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। अगला जो सेशन है वो शुरू करेंगे कल, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार।